Hello everyone. I hope you are taking care of yourself and all you are fine and busy in studying also. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पार्ट 2 में बची हुई 3 ग्लैंड्स। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया सलाइवरी ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। आज हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज एंड लीवर। आई होप यू ऑल आर रेडी। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। जैसा कि नाम है, दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, वन इज क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुने एंड सेकंड इज ब्रूनर्स ग्लैंड। फर्स्ट इज दिस वन, क्रिप्ट ऑफ लीबरकुने, एंड सेकंड इज ब्रूनर्स ग्लैंड। ये जो हैं दीज आर एक्चुअली विलाए। Just have a look at this. This is the histology diagram showing histology of alimentary canal. अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की वॉल देखें तो बाहर से अंदर की तरफ 4 लेयर हैं। सबसे पहले है यहाँ पर थिन लेयर कनेक्टिव टिश्यू शीथ, जिसको हम कहेंगे सिरोसा। उसके बाद ये मस्कुलरिस है। मस्कुलरिस के बाद ये सब म्यूकोजा है। ये देखिए, ये जो ग्लैंड्स हैं वो सब म्यूकोजा में हैं। और यहाँ से लेकर ये आगे तक का, यहाँ से लेकर ये सारा पार्ट क्या है? म्यूकोजा। सो जो म्यूकोजा है दैट इज फोल्ड इनटू फिंगर लाइक प्रोसेस। व्हाट दीज फिंगर लाइक प्रोसेस आर नोन एज विलाई। म्यूकोजा की फिंगर लाइक आउटग्रोथ को हम क्या कहेंगे? विलाई। दूसरा, हमने पढ़ा कि कोई भी होलो ऑर्गन है उसको कौन कवर करेगा? एपिथीलियम। सो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं दीज आर एपिथीलियम, इंटेस्टाइनल एपिथीलियम। जस्ट हैव लुक एट दिस। ये जो पूरा पार्ट है दैट इज विलाई, और इस विलाई को बाहर से कौन कवर कर रही है? इंटेस्टाइनल एपिथीलियम। कोल्यूमिनार एपिथीलियम होती है यहाँ पर। ये देखिए, इसमें ये गॉबलेट सेल्स शो की गई हैं जो म्यूकस सिक्रीट करेंगी। इसके अलावा इस एपिथेलियल सेल में बाहर ये फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन है सेल मेम्ब्रेन की, इनको हम कहेंगे माइक्रोविलाई। सो विलाई तो इंटेस्टाइन की वॉल का आउटग्रोथ है, और इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की आउटग्रोथ को हम क्या कहेंगे? माइक्रोविलाई। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो माइक्रोविलाई हैं दे विल इंक्रीज सरफेस एरिया। एनिमल टिश्यू में भी हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया था, विलाई एंड माइक्रोविलाई। सो intestinal epithelial cells are having microvilli. These microvilli will increase surface area. और यहाँ पर देखिए, ये जो इस पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं? बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं क्रिप्स, क्रिप्स ऑफ लीबरकुने। दीज सेल्स, ये जो सेल्स हैं दीज सेल्स विल सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। कौन सा जूस? इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और कहीं कहीं यहाँ पर देखिए, ये जो विलाई हैं, विलाई विल एक्सटेंड इनटू डीपर लेयर। इस लेयर का नाम है सब म्यूकोजा। इंटेस्टाइन में सबसे ल्यूमन की तरफ पहले म्यूकोजा है, फिर सब म्यूकोजा है, फिर मस्कुलरिस है, उसके बाद सिरोसा है। ये सिरोसा लेयर है जो सिंगल न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा। तो ये सेकंड टाइप की जो ग्लैंड्स हैं दीज आर कन्फाइंड टू सब म्यूकोजा। जैसे इस डायग्राम में 3 दिखाई गई हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये जो ग्लैंड्स हैं सब म्यूकोजल ग्लैंड्स जो हैं वो कहाँ, उनको क्या नाम है? ब्रूनर्स ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड ओनली इन सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूोडेनम। सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूोडेनम में क्या प्रेजेंट होंगी? ब्रूनर्स ग्लैंड। एंड दीज ब्रूनर्स ग्लैंड विल सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड जस्ट टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक। जैसे जैसे फूड स्टमक से ड्यूोडेनम में आएगा, स्टमक में फूड एसिडिक है HCl की वजह से, इंटेस्टाइन के जो एंजाइम होंगे वो एल्कलाइन मीडियम में वर्क कर सकते हैं। सो फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए तीन चीज़ें हैं। एक तो ब्रूनर्स ग्लैंड एल्कलाइन म्यूकोइड फ्लूइड सिक्रीट करेंगी, पैनक्रियाज बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करेगा, और जो बाइल जूस है दैट इज ऑल्सो एल्कलाइन। सो ये तीनों मिलकर फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे ताकि फूड का जो मीडियम है, मीडियम जो है वहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में बेसिक हो जाए और एंजाइम अच्छे से काम कर पाएँ। सो इंटेस्टाइन में 2 तरह की ग्लैंड्स हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुने जो बेसिस ऑफ विलाई के बीच में प्रेजेंट है। दीज आर क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुने। स्मॉल इंटेस्टाइन में है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ
विलाई। और जो ब्रूनर्स ग्लैंड हैं दीज आर ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड, और देखो यहाँ पर, और दे विल लाई इन सब म्यूकोजा ऑफ द ड्यूडिनम, सिर्फ ड्यूडिनम में ही होंगे, जबकि क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुने ड्यूडिनम जेजुनम में भी हैं, इलियम में भी हैं, लेकिन जो ब्रूनर्स ग्लैंड है दे आर प्रेजेंट ओनली इन सब म्यूकोजा। सिक्रेशन ऑफ बोथ दीज ग्लैंड्स इज नोन एज इंटेस्टाइनल जूस। अब इसके अलावा देखिए अर्जेंटाफिन सेल, अर्जेंटाफिन सेल ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटेस्टाइन में ही मिलेंगी, ये स्टमक की एपिथेलियम में भी हैं, ऑल थ्रू आउट द इंटेस्टाइन क्या प्रेजेंट होती है, एलिमेंट्री कैनाल क्या प्रेजेंट होती है, अर्जेंटाफिन सेल। और अर्जेंटाफिन सेल का काम होगा सेरोटोनिन सिक्रीट करना, और सेरोटोनिन क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन सिक्रीट करना, हिपेरिन वैसो डायलेटर है, सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्टर है। पेनेट सेल, इसके अलावा जो पेनेट सेल हैं वो भी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, और ये जो पेनेट सेल्स हैं दे आर बिलीव टू सिक्रीट लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमने सलाइवा में भी पढ़ा है, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल है विच न्यूट्रलाइज बैक्टीरिया बाय हाइड्रोलाइजिंग देयर सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल को हाइड्रोलाइज करता है, इसका मैकेनिज्म भी हमने बायोमोलिक्यूल्स वाले लेसन में डिस्कस किया है। जो पेनेट सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन एंड देयर फंक्शन इज टू सिक्रीट लाइसोजाइम, राइट, मानते हैं, लेकिन अभी भी इसका जो कन्फर्मेटरी फंक्शन है वो अभी हमारे पास नहीं है। क्रिप्स ऑफ लीबरकुने एंड ब्रूनस ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के नाम है जो हमने इससे पहली स्लाइड में पढ़ा। क्रिप्स ऑफ लीबरकुने एंड ब्रूनस ग्लैंड दोनों मिलकर क्या सिक्रीट करेंगी, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम क्या है, सकस एंटेरिकस। पीएच एल्कलाइन है और ये रहेगी 7.8। एज पर एनसीईआरटी वैल्यू याद करें तो सलाइवा का है 6.8, स्टमक का है 1.8, इंटेस्टाइन का है 7.8, तो सब जगह 0.8 है, 617.8। एंजाइम इंटेस्टाइनल अमाइलेज। अब जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको रिपीट करना है कि आपने पीछे क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है पीछे सलाइवरी अमाइलेज, और आगे पढ़ेंगे पैनक्रिएटिक अमाइलेज। तो 3 तरह के अमाइलेज है हमारे पास, सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, इंटेस्टाइनल अमाइलेज, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे। इंटेस्टाइनल लाइपेज, अगेन 3 तरह के लाइपेज हैं, एक जो हमने पहले पढ़ा गैस्ट्रिक लाइपेज, सलाइवा में लाइपेज नहीं होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज। इसके अलावा जो एंजाइम है यहाँ पर दैट इज डाईपेप्टाइडेज, अमाइनोपेप्टाइडेज, ये दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, डाईपेप्टाइडेज, अमाइनोपेप्टाइडेज। फंक्शन हम इनके आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन डिस्कस करेंगे। माल्टेज माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा, शुक्रेज डाइजेस्ट शुक्रोज, लैक्टेज विल डाइजेस्ट लैक्टोज। न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज जैसा कि नाम है, दिस एंजाइम विल डाइजेस्ट न्यूक्लियोटाइड। एक एंजाइम होता है न्यूक्लिएज जो पैनक्रिएटिक जूस में होता है, न्यूक्लिएज विल डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड इनटू न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिएज विल डाइजेस्ट डीएनए इनटू न्यूक्लियोटाइड, आरएनए इनटू न्यूक्लियोटाइड। केमिस्ट्री पे बेस्ड है टोटली, डीएनए का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने केमिकल कंपोजिशन उसके बेस पे है कि न्यूक्लिएज डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक करेगा, और न्यूक्लियोटाइडेज किसे ब्रेक करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स को, एंड न्यूक्लियोसाइडेज विल डाइजेस्ट न्यूक्लियोसाइडेज। सो डिफरेंट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर देयर। एंटीरोकाइनेज, दिस एंजाइम इज वेरी यूनिक। इस एंजाइम का फूड डाइजेशन में डायरेक्ट रोल नहीं है, ये एंजाइम क्या करेगा, ये एक्टिवेटर का काम करेगा और कुछ प्रो एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में लेकर आएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाज के अंदर 3 प्रो एंजाइम हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। एंटीरोकाइनेज एंजाइम का फंक्शन क्या रहेगा, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में लेकर आना, मीन्स ट्रिप्सिनोजन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ट्रिप्सिन की फॉर्म में। किसका काम रहेगा, एंटीरोकाइनेज। So that's all about enzymes present in intestinal juice or succus entericus. आपके सामने डायग्राम है डक्ट सिस्टम शोइंग लिवर, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। दिस इज लिवर, दिस इज राइट लोब ऑफ लिवर, राइट लोब ऑफ लिवर बड़ा है साइज में, दिस इज लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। लीवर के पोस्टीरियर साइड पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज गाल ब्लैडर।
सबसे पहले आपको कोरिलेट करना आना चाहिए कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है। सो ये तो लिवर है, ये गाल ब्लैडर है जो लिवर की बैक साइड में प्रेजेंट है, ये ड्यूोडेनम का पोर्शन शो किया है, और स्टमक यहाँ पर होगा, इधर स्टमक होगा, स्टमक के बाद ड्यूोडेनम है, और ये येलो कलर का लीफ लाइफ क्या है, पैनक्रियाज। तो आपको पोजीशन लोकेट करना आना चाहिए। पैनक्रियाज इज प्रेजेंट बिलो द स्टमच इन द लूप ऑफ यू शेप्ड ड्यूोडेनम, सी शेप्ड ड्यूोडेनम। ये सी शेप्ड यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ड्यूोडेनम। क्लियर। सो अब हम देखेंगे कि इन जो लीवर का जो सिक्रीशन है या जो सिक्रीटरी जूस है, बाइल है, पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस है, इंटेस्टाइन में किस तरीके से रिलीज होंगे। लीवर में जो डक्ट्स हैं उन्हें हम कहेंगे हिपैटिक डक्ट्स। लीवर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हिपैटिक डक्ट्स। सो हिपैटिक डक्ट्स लीवर की जो सेल्स हैं, लीवर की सेल्स को हम कहेंगे हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स विल सिक्रीट बाइल, और वो बाइल इन हिपैटिक डक्ट्स के थ्रू होता हुआ और यहाँ से इस सिस्टिक डक्ट के थ्रू होता हुआ कहाँ चला जाएगा, गाल ब्लैडर में। सो सबसे पहला पॉइंट है बाइल इज सिक्रीटेड बाय लिवर, और हिपैटिक डक्ट्स के थ्रू वो बाइल कहाँ चला जाएगा, गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर में बाइल कंसंट्रेट होगा और स्टोर होगा। गाल ब्लैडर की जो डक्ट है उसे हम कहेंगे सिस्टिक डक्ट। अब यहाँ पर मैंने कहा कि लीवर से बाइल यहाँ सिस्टिक डक्ट से होता हुआ यहाँ जाएगा। अभी हम कहेंगे कि जब ज़रूरत होगी हार्मोनल सिग्नल मिलेगा, हार्मोन भी हम आगे पढ़ेंगे, कॉलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से गाल ब्लैडर विल कॉन्ट्रैक्ट एंड विल रिलीज बाइल। अब देखो बाइल इसी पाथ को फॉलो करेगा, सिस्टिक डक्ट। इसके बाद ये जो डक्ट है जो हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के जुड़ने से बनी है, इस डक्ट को हम कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। सो जस्ट हैव ए लुक एट दिस। यहाँ ये जो जंक्शन है यहाँ पर एक स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट होता है, यानी कि लगातार लीवर से जो बाइल है वो इस यहाँ जाएगा, उस दौरान ध्यान रहे ये वाला जो वाल्व है वो बंद रहेगा, और जब गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बाइल यहाँ से इधर आएगा तो ये वाला जो वॉल्व है वो बंद रहेगा। तो यहाँ पर एक स्पाइरल वाल्व होता है जो दोनों डायरेक्शन में बाइल की एंट्री को या मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, बाइल इज सिक्रीटेड बाय लिवर, हिपैटिक डक्ट्स के थ्रू बाइल कहाँ चला जाएगा, गाल ब्लैडर में। यहाँ बाइल कंसंट्रेट होगा, स्टोर होगा, सिग्नल मिलने पर गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से बाइल रिलीज होकर सिस्टिक डक्ट के थ्रू कहाँ आएगा, कॉमन बाइल डक्ट में। सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर। लीवर से हिपैटिक डक्ट, गाल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट ज्वाइन विद हिपैटिक डक्ट टू फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। अभी हम यहीं पर रुक जाते हैं, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज की ये पैनक्रिएटिक डक्ट है। पैनक्रिएटिक डक्ट फ्रॉम पैनक्रियाज एंड बाइल डक्ट फ्रॉम लीवर एंड गाल ब्लैडर मिलकर ये जो डक्ट बनी है, जो इसके और इसके मिलने से बनी है, पैनक्रिएटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट के जुड़ने से जो कॉमन डक्ट बनी है, इसे हम कहेंगे हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। क्या कहेंगे, दिस इज हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट कहाँ पर ओपन होगी, ड्यूोडेनम में, और जब ये ओपन होगी यहाँ पर तो यहाँ पर एक स्वोलन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहेंगे हिपैटो पैनक्रिएटिक एम्पूला, और इस एम्पूला की ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड करने के लिए क्या प्रेजेंट है, स्फिंक्टर। सो स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहाँ प्रेजेंट है, हिपैटो पैनक्रिएटिक एम्पूला की जो ओपनिंग है इनटू ड्यूोडेनम इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडी। इसी तरह यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। बाइल डक्ट की जो ओपनिंग है पैनक्रिएटिक डक्ट में, यहाँ जो स्फिंक्टर होगा इस स्फिंक्टर को हम कहेंगे स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, राइट। और यहाँ पर है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। सो हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट ओपन इनटू ड्यूोडेनम बाय हिपैटो पैनक्रिएटिक एम्पूला, और इस एम्पूला की ओपनिंग को गार्ड करने के लिए क्या प्रेजेंट है, स्फिंक्टर ऑफ
body. So इस diagram के through you will be able to know that how the bile is released into intestine or how the pancreatic juice is released into intestine. So duodenum receive bile from gallbladder and pancreatic juice from pancreas. So this is duct system of liver, gallbladder and pancreas. Now we will discuss what are the components of pancreatic juice. Pancreatic juice, pancreas की अगर हम बात करें, pancreas एक heterocrine gland है, compound gland है, मीन्स ग्लैंड के अंदर दोनों पार्ट हैं, एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट. एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज हार्मोन सिक्रीट करेगा और उसे हम कहेंगे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज में क्या प्रेजेंट होंगे? एसिनाई. Exocrine part of pancreas consists of acini, and what these acini secrete? These acini will secrete pancreatic juice. Islet of Langerhans endocrine part of pancreas है, that will secrete pancreatic hormones, insulin, glucagon, somatostatin, pancreatic polypeptide. Exocrine part of pancreas will secrete digestive juice, pancreatic juice. और एक्सोक्राइन पार्ट को हम क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन पार्ट किससे मिलकर बना हुआ है? एसिनाई से. पैनक्रिएटिक जूस में बहुत सारा बाइकार्बोनेट आयन होगा, फंक्शन सेम रहेगा, टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ फूड. स्टमक में हमने HCl पढ़ा, जो फूड स्टमक से आएगा वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा. पैनक्रियाज के जो एंजाइम हैं वो एल्कलाइन मीडियम में काम कर सकते हैं, इसलिए फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है. कौन करेगा? बाइकार्बोनेट आयन. तो बाइकार्बोनेट आयन विल न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक. पैनक्रिएटिक अमाइलेज, अमाइलेज वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया है. स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम को हम कहेंगे अमाइलेज. तो अमाइलेज 3 तरह के होते हैं, आपको ऐसे भी अलग अलग से लर्न करना है ताकि बहुत क्लियर कट आपके माइंड में रहे कौन सा एंजाइम कौन से जूस में प्रेजेंट है. पैनक्रिएटिक अमाइलेज, इंटेस्टाइनल अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज. एक्शन सेम रहेगा. 3 प्रो एंजाइम. 3 प्रो एंजाइम. प्रो एंजाइम मीन्स इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को क्या कहेंगे? प्रो एंजाइम. तो 3 प्रो एंजाइम प्रेजेंट है पैनक्रिएटिक जूस में. ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. फूड का डाइजेशन करने से पहले ये एंजाइम सब एक्टिव फॉर्म में आएंगे, देन दे विल डाइजेस्ट द फूड. ये हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कौन से जूस में कौन से एंजाइम प्रेजेंट है और किसे डाइजेस्ट करेंगे. ये तीनों के तीनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हैं. पैनक्रिएटिक लाइपेज. लाइपेज इज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम. न्यूक्लिएजेज. न्यूक्लिएजेज का मतलब वो एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करे, और हमारी बॉडी में 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं, DNA एंड RNA. सो DNA को डाइजेस्ट करने के लिए होंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिएज, और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं DNase. RNA को डाइजेस्ट करने के लिए RNase और राइबो न्यूक्लिएज. सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस स्लाइड, पैनक्रियाज ड्योडिनम की लूप में प्रेजेंट है, कंपाउंड ग्लैंड है, हिट्रोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट है. एक्सोक्राइन पार्ट इज मेड अप ऑफ एसिनाई जो पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करेंगी, जो ड्योडिनम में रिलीज होगा. एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन सिक्रीट करेगी जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहेंगे. पैनक्रिएटिक जूस के अंदर है अबंडेंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन जो फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे. और स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है पैनक्रिएटिक अमाइलेज. लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है पैनक्रिएटिक लाइपेज. 3 प्रोटीन डाइजेस्टिंग प्रो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए होंगे न्यूक्लिएज. न्यूक्लिएज 2 तरह के होते हैं, RNase और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिएज जो DNA को डाइजेस्ट करेंगे, RNase और राइबो न्यूक्लिएज जो RNA को डाइजेस्ट करेंगे. Just have a look at structure of the liver. Liver is having 2 lobes. This is right lobe, quite large in size. This is left lobe. अब ये देखिए लीवर के पोस्टीरियर साइड पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? गाल ब्लैडर. लीवर हमारी लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है. लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिनमें डक्ट्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होती हैं.
1.2 टू 1.5 kg वेट है। लीवर का डाइजेशन में अगर हम देखें तो डाइजेशन में लीवर का रोल है, लीवर सिक्रीट बाइल, बाइल इज सिक्रीटेड बाय लीवर। इसके अलावा जो एसिमिलेशन ऑफ फूड है दैट विल ऑल्सो टेक्स प्लेस इन लिवर। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन, मतलब फूड का इंटेक। जैसे आपने फूड को जैसे आपने खाना खाया, ईट किया, अब क्या होगा, डाइजेशन, फूड इज डाइजेस्टेड। उसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन, यानी कि एब्जॉर्ब फूड जब ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा तो हमारी बॉडी सेल उस फूड को यूज करेंगी और अपनी सेल्स का पार्ट बनाएंगी, उसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द लिवर। आफ्टर मील जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगा तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो ब्लड से कहाँ चली जाएगी, लीवर सेल में, एंड विद इन द लीवर सेल दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ये हमने कार्बोहाइड्रेट में जो बायोमोलिक्यूल पढ़े हैं वहाँ पर भी डिस्कस किया है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लाइकोजन। व्हाट दिस प्रोसेस इज नोन एज, ट्राई टू रिकॉल, हमने पहले भी इस वर्ड को यूज किया है, ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कहलाएगा ग्लाइकोजेनेसिस। अब जैसे जैसे ब्लड बॉडी सेल्स ग्लूकोज को यूज करेंगी, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगेगा, तो अब लीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। बाकी सेल्स कहेंगी हमें नहीं मालूम, लीवर ये तुम्हारा ही काम है, एनी हाउ यू हैव टू अरेंज ग्लूकोज फॉर अस। तो ग्लूकोज क्या करेगा, सबसे पहले तो जो उसके पास ग्लाइकोजन स्टोर है उस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा और क्या रिलीज करेगा, ग्लूकोज। व्हाट दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलिसिस। लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजेनोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। अब मान लीजिए आपने फूड के थ्रू बहुत सारा ग्लूकोज लिया है और लीवर की एक एबिलिटी है कि वो कितना ग्लाइकोजन स्टोर कर सकता है, जितना मैक्सिमम लीवर ग्लाइकोजन स्टोर कर सकता है उतना हो गया है। अब क्या होगा, अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिपिड में। इस प्रोसेस को कहेंगे लाइपोजेनेसिस। तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं, अगर आपकी डाइट में फैट कम है फिर भी आप मोटे हो सकते हैं, यू कैन गेन वेट। कब, अगर आप चपाती ज़्यादा खा रहे हैं, अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, उससे भी आप वेट गेन कर सकते हैं, बिकॉज एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लिपिड। एंड व्हाट दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम कहेंगे लाइपोजेनेसिस। अब हम आते हैं क्रूशियल कंडीशन में, कंडीशन ऑफ इमरजेंसी। आप प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग पे है या अनशन पे हैं कि यस मेरी बात नहीं मानी गई है, अब मुझे कोई खाना नहीं खाना है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले जो ग्लाइकोजन जितना भी आपकी लीवर में स्टोर है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। और ग्लाइकोजन, कितना ग्लाइकोजन हम स्टोर कर सकते हैं, जो सिर्फ एक रात के लिए काफ़ी है। मान लीजिए आपने नाइट में फुल मील लिया है, पेट भरकर खाना खाया है, तो क्या होगा कि पूरी रात जब आप सो रहे हैं उस दौरान ही आपका सारा का सारा ग्लाइकोजन क्या हो चुका है, एग्जॉस्ट। और यही वजह है कि आपको सुबह ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत है। और मान लीजिए अब आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो क्या होगा, ग्लाइकोजन आपका टोटली एग्जॉस्ट हो चुका है। अब ये लीवर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अरेंज ग्लूकोज फॉर आईज, फॉर हार्ट, फॉर किडनी, मेडुला। क्या करेगा लीवर, लिपिड और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में। व्हाट दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब नया, नया ग्लूकोज। ये आप हिंट लगा सकते हैं याद करने के लिए, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है, ग्लाइकोजन इज ए कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट, लेकिन लिपिड या प्रोटीन से बन रहा है तो ये नया ग्लूकोज है। लिपिड एंड प्रोटीन ब्रेक डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। व्हाट दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और कहाँ होगा, लिवर में होगा, मेनली लिवर में होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन का एसिमिलेशन, कि किस तरीके से प्रोटीन एसिमिलेट होंगे। हमने मेनली कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा है कि जो भी फूड कार्बोहाइड्रेट है एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड के थ्रू लिवर में जाएगा तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। ज़रूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। अब हम देखते हैं प्रोटीन।
प्रोटीन आर डाइजेस्टेड टू फॉर्म अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स ब्लड के थ्रू कहाँ जाएंगे? लिवर में। जितना अमीनो एसिड्स बॉडी को चाहिए उतना लीवर सप्लाई कर देगा, लेकिन अभी भी अमीनो एसिड्स एक्स्ट्रा हैं। मान लीजिए आपने प्रोटीन रिच डाइट ली है और उतना प्रोटीन बॉडी को ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट टू नो, प्रोटीन बॉडी में स्टोर नहीं होते, और यही वजह है कि आपको अपनी डाइट में रेगुलरली प्रोटीन रखने चाहिए। योर डाइट शुड हैव प्रोटीन। ऐसा नहीं है कि जैसे लिपिड है, लिपिड बॉडी में स्टोर होता है, तो अगर आपने एक दिन नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, जो स्टोर्ड है वो यूज हो जाएगा। बट प्रोटीन जो है वो बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, वो बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। सो मान लीजिए आपने प्रोटीन रिच डाइट ली है और अमीनो एसिड्स ब्लड के थ्रू कहाँ गए? लीवर में। जितने भी एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स हैं उनमें डी अमाइनेशन होगा। डी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। अगर हमने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक एसिड ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को निकाल दें तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बचेगा उसे हम कहेंगे कीटो एसिड, और इस प्रोसेस के दौरान क्या रिलीज होगा? अमोनियम आयन। सो जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स हैं दे विल अंडरगो डी अमाइनेशन टू रिलीज अमोनिया। अब जो अमोनिया है वो हाई कंसंट्रेशन में टॉक्सिक है, हार्मफुल है, तो हमारी बॉडी ने इसके लिए क्या अडेप्टिव स्ट्रेटजी अप्लाई कर रखी है कि ये जो अमोनियम आयन है वो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्वाइन करके क्या बनाएंगे? कार्ब अमाइल फोस्फेट, और यहाँ से जो साइकिल चलेगी उसे हम कहेंगे यूरिया साइकिल और ऑर्निथीन साइकिल। और इस यूरिया साइकिल के दौरान क्या प्रोड्यूस होगा? यूरिया, और किडनी के थ्रू जो यूरिया है दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टू नो कि जो यूरिया फॉर्मेशन है वो भी कहाँ होगा? लिवर में। लिवर से जो ब्लड जाएगा, लीवर से जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेकर जाएगी, हिपैटिक वेन उसे हम कहेंगे, उसमें मैक्सिमम यूरिया होता है बिकॉज यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द लिवर। और अगर हम बात करें, यूरिया बॉडी से दो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करता है। कौन कौन से? वन इज अमोनियम आयन एंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही अमाइनो एसिड्स का डी अमाइनेशन होगा, अमोनियम आयन रिलीज होंगे। दीज अमोनियम आयन आर टॉक्सिक, और इमीडिएटली दे विल कंबाइन विद CO2 टू फॉर्म कार्बामाइल फोस्फेट, और उसके बाद एक साइक्लिक इवेंट होगा, और इस साइक्लिक इवेंट के दौरान क्या प्रोड्यूस होगा? यूरिया। सो यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन द लिवर। लिवर सेल्स में भी अगर हम देखें तो ये लिवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और यूरिया साइकिल को हम और क्या कहेंगे? ऑर्निथीन साइकिल। सो दैट्स ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसके अलावा भी और बहुत सारे फंक्शंस हैं लिवर के, जैसे अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म है, जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उनमें अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म भी कहाँ होगा? लिवर में होगा। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें लीवर का और क्या रोल है? लीवर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन ऑल्सो। बाइल के थ्रू जो है एक्स्ट्रा स्टीरॉयड्स हैं, फोस्फोलिपिड्स हैं, वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो और बाइल पिगमेंट्स जो हैं वो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, वो भी लीवर के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। लीवर जो है वो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट करेगा। सो लीवर इज हैविंग सम रोल इन एक्सक्रीशन ऑल्सो। जस्ट हैव ए लुक एट हिपैटिक लोब्यूल। अब हिपैटिक लोब्यूल क्या होता है? जो लिवर है दैट इज हैविंग मैनी पॉलीहेड्रल हिपैटिक लोब्यूल। एक लीवर में बहुत सारे ऐसे क्या प्रेजेंट होंगे? हिपैटिक लोब्यूल। एक्चुअली हिपैटिक लोब्यूल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को क्या कहेंगे? हिपैटिक लोब्यूल। और एक हिपैटिक लोब्यूल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू शीथ प्रेजेंट होती है, और इस कनेक्टिव टिश्यू शीथ को हम क्या कहेंगे? ग्लिसन्स कैप्सूल। ध्यान रहे, दिस इज फाउंड ओनली इन मैमेलियन लिवर। मैमल्स के लिवर में ही मिलेगी क्या? कनेक्टिव टिश्यू शीथ, जिसे हम कहेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल। सो हमारा लीवर बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल से बना है। हिपैटिक लोब्यूल पॉलीहेड्रल हैं। सभी हिपैटिक लोब्यूल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू शीथ होगी, जिसे हम कहेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल सिर्फ मैमेलियन लीवर में ही होगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लीवर की क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज हिपैटिक लोब्यूल।
अब एक हिपैटिक लोब्यूल में बहुत सारी सेल्स होंगी जिनको हम कहेंगे हिपैटोसाइट। लिवर के लिए हिपैटिक वर्ड यूज होता है, तो लिवर की सेल्स को क्या कहेंगे, हिपैटोसाइट्स। और ये रेडियली अरेंज्ड है, ये देखो ऐसे मान लीजिए ये सर्कल है तो ये रेडियस के अलोंग अरेंज्ड है। सो हिपैटोसाइट्स कॉर्ड की फॉर्म में रस्सी की तरह रेडियली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। और इन हिपैटोसाइट्स के बीच में ओपन स्पेस है, व्हाट दीज स्पेस इज नोन एज साइनोसॉइड, एंड दीज साइनोस्पोइड स्पेस आर लाइंड बाय एंडोथीलियल सेल। अब ये क्या कह रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज में अगर हम देखें, ब्लड कैपिलरीज आर लाइंड बाय एंडोथीलियल सेल, हमने कई जगह पढ़ा है, रेस्पिरेशन में पढ़ा है, टिश्यू में भी पढ़ा है। इसी तरह यहाँ पर जो ये ओपन स्पेस है लिवर में, इनको कहेंगे साइनोसॉइड्स। दीज साइनोसॉइड्स आर फिल्ड विद ब्लड। अब ब्लड से फिल्ड हैं और ये दोनों तरफ अपने चारों तरफ किससे लैंड होती हैं, एंडोथीलियल सेल से। इसका मतलब ये काफ़ी हद तक किसके जैसे हैं, ब्लड कैपिलरी के जैसे हैं, बट यहाँ पर जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं। और इन बिटवीन एंडोथीलियल सेल वन टाइप ऑफ सेल इज देयर, दैट इज कुफर सेल। आर यू एबल टू रिकॉल, कुफर सेल हमने कहाँ पढ़ा है, कुफर सेल्स आर एक्चुअली फैगोसिटिक सेल। फैगोसिटिक सेल में हमने कई एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे मैक्रोफाज में हमने कई एग्जाम्पल पढ़े थे, टिश्यू मैक्रोफाज, फिक्स्ड मैक्रोफाज, वॉन्डरिंग मैक्रोफाज। तो फिक्स्ड मैक्रोफाज में एक एग्जाम्पल हमने लिया था कुफर सेल का। सो कुफर सेल्स आर प्रेजेंट इन लिवर, ये यहाँ प्रेजेंट, यहाँ एंडोथीलियल सेल्स के बीच बीच में क्या मिलेंगी, कुफर सेल्स। सो कुफर सेल्स आर फैगोसिटिक इन एक्शन। और एलिमेंट्री के, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड सीधा कहाँ आता है, लिवर को। अब हमें मालूम है कि जब भी हम बोलते हैं या खाना खाते हैं, जब भी किसी भी वजह से अपना माउथ ओपन है तो उस दौरान क्या होगा कि एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू बहुत सारे माइक्रोब एंट्री करेंगे। कुछ माइक्रोब एलिमेंट्री कैनाल को पेनिट्रेट करके ब्लड में आ जाते हैं, राइट। और ब्लड के थ्रू अब वो कहाँ जाएंगे, लिवर में। तो यहाँ देखो, अगर ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन आया है तो वो कुफर सेल्स कुछ इन्फेक्शंस को क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी बाय फैगोसाइटाइजिंग देम। सो दिस इज लीवर का इम्यूनिटी में भी रोल है कि लीवर इज हैविंग कुफर सेल्स। फिर देखेंगे एक बार क्या कहा हमने, एक लिवर में बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल होंगे। हिपैटिक लोब्यूल स्ट्रक्चरल यूनिट है लिवर की, फंक्शनल यूनिट है। हिपैटिक लोब्यूल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू शीट है जिसे हम कहेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल। हिपैटिक लोब्यूल में बहुत सारी हिपैटोसाइट सेल्स हैं जो रेडियली अरेंज्ड हैं, और इन बिटवीन हिपैटोसाइट्स क्या प्रेजेंट हैं, ओपन स्पेस विच आर नॉन एज साइनोसॉइड्स लाइंड बाय एंडोथीलियल सेल। और एंडोथीलियल सेल के इन बिटवीन क्या प्रेजेंट होती हैं, फैगोसिटिक कुफर सेल्स विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। आप इतना पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जस्ट ये आप यू कैन स्किप इट ऑल्सो, ये सेंट्रल वेन है और ये ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं एक्चुअली, या जो बाइल डक्ट्स हैं वो, जैसे अब ये देखिए यहाँ पर ट्रायड है, यहाँ पर 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं या डक्ट्स हैं। एक तो है ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, ये हिपैटिक आर्टरी है, एक हिपैटिक वेन है, और ये है हिपैटिक बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट है जिससे बाइल जाएगा। हिपैटिक आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, हिपैटिक वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। बाइल और बाइल जूस, जैसा कि मैंने बताया, बाइल इज सिक्रेटेड बाय लिवर, स्टोर एंड कंसंट्रेट कहाँ होगा, गाल ब्लैडर में। सो बाइल इज कंसंट्रेटेड एंड स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। बाइल में होता क्या है, बाइल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बाइल सॉल्ट। बाइल के अंदर क्या प्रेजेंट है, बाइल सॉल्ट, जो इमल्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है। सभी ने 10th क्लास में भी पढ़ा है। बाइल सॉल्ट्स का काम क्या है, इमल्सिफिकेशन। यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। बाइल पिगमेंट्स, पिगमेंट्स वो होते हैं द सब्सटेंस विच प्रोवाइड कलर। अब यहाँ पर जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, बेकार के प्रोडक्ट हैं जो बाइल की फॉर्म में बॉडी से बाहर पास आउट हो रहे हैं, बाइल पिगमेंट्स। कोलेस्ट्रॉल एंड फोस्फोलिपिड भी यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है। ये एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर कोलेस्ट्रॉल है, फोस्फोलिपिड है, वो भी बाइल के थ्रू जो है, बाइल की फॉर्म में एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। लिवर जो बाइल है दैट हैज़ नो एंजाइम। बाइल जूस
एक ऐसा जूस है, जितने भी डाइजेस्टिव जूस हमने पढ़े, सलाइवा है, चाहे गैस्ट्रिक जूस है, पैनक्रिएटिक जूस है, सभी में, इंटेस्टाइनल जूस है, सभी में एंजाइम प्रेजेंट है। ओनली बाइल जूस हैज़ नो एंजाइम। बट बाइल एक तो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, इसके अलावा बाइल विल ऑल्सो एक्टिवेट एंजाइम लाइपेज। लाइपेज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और लाइपेज को कौन एक्टिव करेगा? बाइल। सो बाइल विल एक्टिवेट एंजाइम लाइपेज। बाइल जो है वो एल्कलाइन होता है। तो अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जो बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स आर एक्चुअली सोडियम साल्ट्स ऑफ कोलिक एसिड। कॉलिक एसिड के भी डेरिवेटिव्स हैं यहाँ पे। वन इज ग्लाइकोलिक एसिड, आप कोलेट भी कह सकते हैं, और इक एसिड भी। एट या इक एसिड दोनों वर्ड आप लगा सकते हैं। सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलिक एसिड, सोडियम टारोकोलेट और सोडियम टारोकोलिक एसिड, ये कॉलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टारोकोलेट। सो बाइल सॉल्ट्स आर, नाम अच्छे से याद होने चाहिए, बाइल सॉल्ट्स आर सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारोकोलेट। इम्पॉर्टेंट टू नो कि ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं। जो कोलिक एसिड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे वन बाय वन हम याद करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का रोल कहाँ का है। हमने पीछे भी पढ़ा है इन सबको। कोलेस्ट्रॉल को जब हमने डिस्कस किया तो वहाँ पर भी बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लिपिड की डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये देखिए बाइल सॉल्ट्स जो हैं दे हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड का मतलब होता है लार्ज लिपिड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बड़ा स्टोन है, उसको आप तोड़कर उसके छोटे छोटे पीसेस बना देते हैं, तो दैट इज इमल्सिफिकेशन। केमिकल कंपोजिशन पे कोई चेंज नहीं है। केमिस्ट्री पहले भी स्टोन की सेम थी और अब भी सेम है, बस उसका साइज क्या हो गया है, छोटा। और साइज छोटा होने से धीरे धीरे क्या होगा कि जो टोटल जो पीसेस हैं उनका सरफेस एरिया बड़े स्टोन के सरफेस एरिया से क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा। सो बाइल सॉल्ट्स का काम क्या है, लिपिड्स को इमल्सिफाई करना ताकि लाइपेज एंजाइम का एक्शन फास्ट हो सके। ये हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपको अपने आप को फिक्स रखना है कौन से डाइजेस्टिव जूस में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। फंक्शन नहीं भी याद हो पाए कोई बात नहीं, क्योंकि फिजियोलॉजी फंक्शन हमने बताए भी नहीं है वैसे काफ़ी जगह, कुछ जगह शायद मैंने एक दो को रिपीट कर दिया हो। सो बाइल सॉल्ट्स आर सोडियम ग्लाइकोलेट, नाम याद होना चाहिए, सोडियम टारोकोलेट। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव हैं। बाइल सॉल्ट्स का काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड, वेरी इंपॉर्टेंट। बाइल पिगमेंट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बाइल पिगमेंट्स कौन कौन है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। अब ये बाइल पिगमेंट्स आए कहाँ से? आरबीसीज की लाइफ स्पेन होती है 120 डेज। जो जैसे ही आरबीसीज की डेथ होगी, फैगोसाइटोसिस ऑफ डेड आरबीसी विल टेक्स प्लेस इन द लिवर। लिवर सेल्स में आरबीसीज का फैगोसाइटोसिस होता है, मतलब जो डेड आरबीसीज हैं उनका डाइजेशन करेंगे। तो उस डाइजेशन के दौरान जब हीमोग्लोबिन डिग्रेड होगा तो हीमोग्लोबिन ब्रेकअप टू फॉर्म आयरन एंड बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। अब देखो मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, आयरन एंड बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। इसका मतलब इन पिगमेंट्स में आयरन नहीं है। आयरन तो रीयूज हो जाता है, दोबारा यूज हो जाएगा, लेकिन बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन वेस्ट प्रोडक्ट हैं और ये बाइल की फॉर्म में एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रिलीज हो जाते हैं और फीकल मैटर के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। तो लीवर का काम है ब्लड से बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जो एक्सक्रीटरी वेस्ट पिगमेंट्स हैं उनको रिमूव करना फ्रॉम द ब्लड, और एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विद फीकल मैटर वो पास आउट हो जाते हैं। अब अगर बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन पास आउट ना हो, कई रीज़न हो सकते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन का जो लीवर एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो गया है तो बाइल सिक्रीट नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर लीवर में कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से सेल्स अफेक्टेड हैं तो लीवर बाइल का सिक्रीशन नहीं कर पाएगा। तीसरा, बाइल डक्ट बंद हो गई है, अगर बाइल डक्ट ब्लॉक हो गई है तो उससे भी बाइल का जो मूवमेंट है वो गाल ब्लैडर में नहीं होगा। या मान लीजिए बाइल डक्ट बंद हो गई है तो गाल ब्लैडर से कहाँ नहीं जाएगा, हिपैटिक डक्ट बंद हुई है तो लीवर से गाल ब्लैडर में नहीं जाएगा। और अगर बाइल डक्ट बंद हो गई है तो गाल ब्लैडर से कहाँ नहीं आएगा, ड्यूोडेनम में। तो उस केस में होगा क्या,
उस केस में क्या होगा कि जो बाइल है वो ब्लड में ही रहेगा, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन ब्लड में ही रहेंगे, और ये पिगमेंट ज़्यादा होने की वजह से जो आईज हैं, स्किन है, नेल्स हैं, दे टर्न येलोइश इन कलर, वो येलो कलर के दिखाई देंगे, और पर्सन को कौन सी डिजीज़ होगी, जॉन्डिस। क्यों? क्योंकि जब ये पिगमेंट एक्स्ट्रा अमाउंट में होंगे थ्रू ब्लड सर्कुलेशन दे विल गो टू ब्रेन एंड दे विल कॉज मेंटल रिटार्डेशन एंड इन सीवियर केस पर्सन में डाई, डेथ भी हो सकती है। सो इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। सो ये तो हो गया बाइल पिगमेंट्स के बारे में। ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमने पीछे भी डिस्कस किया कि लीवर एक्सक्रीशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बाय एक्सक्रीटिंग बाइल पिगमेंट्स। स्टीरॉयड्स, स्टीरॉयड्स का एग्जाम्पल क्या है, कोलेस्ट्रॉल, इसके बाद फोस्फोलिपिड। ध्यान रहे फोस्फोलिपिड अलग कैटेगरी के लिपिड हैं, स्टीरॉयड के लिए मैंने वर्ड यूज़ किया है कोलेस्ट्रॉल। सो विद बाइल जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है या फोस्फोलिपिड्स एंड दे आर ऑल्सो रिमूव्ड आउटसाइड। अब क्या हो रहा है आज की डेट में, कुछ पर्सन्स में स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, तो उनके गाल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन हो जाते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है दैट गॉट डिपोजिटेड अलोंग विद कैल्शियम। सो उसके कई बार क्या होता है कि जो गाल स्टोन है पूरे के पूरे गाल ब्लैडर को ही भर देता है, और कई बार क्या होता है कि जो गाल स्टोन है वो मूव करके बाइल के थ्रू मूव करके बाइल डक्ट में आ जाते हैं और बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं। इस केस में पर्सन विल फील सीवियर पेन। तो उसमें भी अपने पास बस एक ही तरीका है कि सर्जिकली गाल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं, और रिमूवल को हम कहेंगे कॉलीसिस्टेक्टोमी। क्या वर्ड यूज होगा, कॉलीसिस्टेक्टोमी।